गाजा युद्ध को लेके बहुत बड़ी खबर आ रही है। पीस प्रपोजल जो पेरिस में डिस्कस हो रहा था, जिसके बारे में हमने आपको लगातार आपको बता रहे थे, उस पीस प्रपोजल को हमास और पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने अपने रिकमेंडेशंस और अमेंडमेंट्स के साथ उसको एक्सेप्ट किया है और उन्होंने एक वापस जवाब भेजा है। अभी ये नहीं तय है कि हमास ने जो अमेंडमेंट्स किए हैं, क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल हैं, वो इजराइल उनको मारेगा कि नहीं। ये पीस प्रपोजल हमास और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने जो कहा जा रहा है कि एक्सेप्ट कर लिया है, दरअसल वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि एक पीस प्रपोजल यहाँ पर इजराइल और अमेरिका और तमाम जो पश्चिमी देश हैं और साथ में जो कतार, इजिप्ट और इधर कुछ अरब नेगोशिएटर्स, जिसमें हमास के लोग भी थे, उन लोगों ने जो एक बनाया फ्रेमवर्क, उस फ्रेमवर्क में हमास ने अपना एक तरह का काउंटर फ्रेमवर्क भेजा कि हमास का ये काउंटर पीस प्रपोजल है और जो करीब 135 दिनों के मिनिमम सीज फायर की बात करता है और उसके बाद इन्हीं 135 दिनों में ऐसे कदम उठाने की बात करता है जिनसे ये लड़ाई एक लंबे समय तक के लिए खत्म हो जाए। और ये आप काफ़ी ये दिलचस्प इंटरेस्टिंग नया ट्विस्ट है और इसमें आप देख सकते हैं कि हमास की जो पॉलिटिकल एबिलिटी है कि राजनीतिक रूप से भी वो किस तरह से सोचता है और दांवपेच खेल सकता है, इसमें आप देखिए। हमास ने कहा है कि 135 दिन का सीज फायर होना चाहिए, जिसकी 3 स्टेजेस होंगे। पहले स्टेज में जो 45 दिन होंगे, उन 45 दिनों में जो हमास के कैद में इजरायली औरतें, बच्चे, एल्डरली और सिख हैं, वो रिलीज होंगे और फिलिस्तीनी जो कैदी इजराइल के जेलों के अंदर हैं वो रिलीज होंगे। वो कितने कैदी रिलीज होंगे पहले स्टेज में, ये हमास तय करेगा। ये हमास तय करेगा। ये तो उधर इजरायली जो एल्डरली, सिख, औरतें और बच्चे हैं हमास के कैद में, वो रिलीज होंगे और फिलिस्तीनी जो कैदी हैं जो रिलीज होंगे पहले स्टेज में, वो हमास खुद तय करेगा। और इसमें जब थर्ड स्टेज की बात आएगी तो इसमें ट्विस्ट आएगा, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। फिर पहले स्टेज में क्या होगा? पहले स्टेज में इसके अलावा इन एडिशन टू इंटेंसिफाइंग ह्यूमैनिटेरियन एड, रीडिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस आउटसाइड पॉपुलेटेड एरियाज। ह्यूमैनिटेरियन एड तो होगी ही पहले स्टेज में, और जिस भी तरीका, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। पहली शर्त हमास की है कि पहले ही स्टेज में जो 45 दिन का है और जो 45 दिन की 3 स्टेजेस की बात हमास ने की, कुल 135 दिन, 45 स्टेज, ये 45 दिन के पहले स्टेज में इजरायली फोर्सेस विड्रॉ कर जाएंगी बॉर्डर पे। जो गाजा और इजराइल का बॉर्डर है, वहां पर इजरायली फोर्सेस चली जाएंगी। पूरी तरह से उनको गाजा खाली करना पड़ेगा। जो पहले ट्रूस हुआ था उसमें फिर भी इजरायली फौजें अंदर थी, केवल एक गोली चलाने पे पाबंदी थी। लेकिन इस बार हमास ने कहा पहले ही फेज में इजरायली फोर्सेस पूरी गाजा स्ट्रिप में से बाहर हो जाएं। और ये एक तरह से अगर ये नहीं हुआ तो ये इसको हम मानेंगे नहीं कि ये सीज फायर है, या इसके बारे में जो पश्चिमी देश है, अमेरिका, जो गारंटी ले रहा है इजराइल की तरफ से, वो सीरियस है। तो ये जो बात आ गई, अब देखिए, अब जो अच्छा, फिर उसके बाद दूसरी बात कि इन फर्स्ट स्टेज में 45 दिनों में रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल्स, हाउसेज एंड फैसिलिटीज इन ऑल द एरियाज ऑफ द स्ट्रिप। जो हॉस्पिटल, हाउसेज, स्कूल्स, जितने भी इस तरह की चीजें इजराइल ने डिस्ट्रॉय की हैं, पहले स्टेज में ये शुरू हो जाना चाहिए इनका रिकंस्ट्रक्शन। अगर ये रिकंस्ट्रक्शन पहले 45 दिनों में शुरू नहीं हुआ तो हमास यही मानेगा कि ट्रूस नहीं हुई। अगर इजरायली फोर्सेस हट भी गई और ये रिकंस्ट्रक्शन नहीं शुरू हुआ 45 दिनों में, तब भी ये हमास इसको वायलेशन मानेगा। बिगिनिंग ऑफ इनडायरेक्ट नेगोशिएशन रिगार्डिंग द रिक्वायरमेंट्स नेसेसरी फॉर रिस्टोरिंग कंप्लीट काम। मतलब जो 135 दिनों के बाद भी सीज फायर जारी रहे, इसके लिए नेसेसरी नेगोशिएशंस जो हैं वो पहले स्टेज में 45 दिन में हो जाने चाहिए, शुरू हो जाने चाहिए। अगर ये नहीं हुए तो उसको नहीं माना जाएगा। उसके बाद आता है सेकंड स्टेज। तो सेकंड स्टेज में क्या है कि जो इनडायरेक्ट नेगोशिएशन चल रहे हैं कि एक लंबा सीज फायर हो 135 दिनों के बियॉन्ड, उस पे सेकंड स्टेज पे बातें और इंटेंसिफाई होनी चाहिए। और फिर उसके बाद जो हमास है अपने जो कब्जे में, पहले स्टेज में उसने कहा मैं औरतें, बच्चे, एल्डरली, सिख को छोड़ दूंगा। दूसरे स्टेज में जो सिविलियंस हैं और जो कॉन्स्क्रिप्ट्स हैं,
खासतौर पे मेल, उनको वो छोड़ेगा। फिर कहा है इन एक्सचेंज ऑफ स्पेसिफिक नंबर ऑफ पैलेस्टीनियन प्रिजनर। फिर उसने अपना ये राइट रिजर्व रखा है कि कितने फिलिस्तीनी कैदी हमास अपने खुद को छुड़ाएगा, अपनी शर्तों पे छुड़ाएगा, और उनकी संख्या क्या होगी। इसमें भी सेकंड स्टेज में भी ये एस कार्ड हमास ने अपने हाथ में रखा है। फिर वही विड्रॉल ऑफ और फोर्सेस, अगर उसमें जरा से भी कोई कमी हुई सेकंड स्टेज में तो फिर इसको युद्ध की शुरुआत मानी जाएगी। एंड कॉम्प्रिहेंसिव रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पहले स्टेज में शुरू होगा सेकंड स्टेज में भी बरकरार रहना चाहिए। अगर सेकंड स्टेज में नहीं रहा तो हमास इसको वायलेशन मानेगा। फिर आया है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में इट एम्स एट एक्सचेंजिंग द बॉडीज। जो बहुत सारे फिलिस्तीनी मारे गए हैं जो इसराइल के कब्जे में हैं, और जो इजरायली सैनिक मारे गए, जो उनकी बॉडीज हमास के कब्जे में, उनका एक्सचेंज होगा। और आप तो जानते हैं इसमें इसराइल के लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे फिलिस्तीनी कैदियों का ऑर्गन वो निकाल चुका है, तो इसलिए ये एक अपने में एक तरह से उसके लिए बहुत बड़ा एक एम्बेरसमेंट है। लेकिन ये चीज़ हमास ने कंडीशन रख दी है कि जो डिसीज्ड हैं, जो अगर आपको अपने इजरायली सोल्जर्स की बॉडीज चाहिए तो हमारे भी सारी जो आपने फिलिस्तीनी मारे हैं उनकी बॉडीज वापस करिए। ये आपके थर्ड स्टेज में होगा। एंड आइडेंटिफिकेशन एंड कंटिन्यूएशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन मेजर्स फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेजेस। मतलब जो फर्स्ट और सेकंड स्टेज में जो रिकंस्ट्रक्शन, वही अस्पतालों का, स्कूलों का, उसका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, खाने पीने की चीज़ें, सारी चीज़ें जो पूरा एक नॉर्मल लाइफ जिसको कहा जाए, वो जो फर्स्ट और सेकंड स्टेज में जो हमास ने कंडीशन रखी है, थर्ड स्टेज में भी वो बरकरार रहनी चाहिए। थर्ड स्टेज तक आते आते हमास को सेटिस्फाई होना चाहिए कि पहले और दूसरे स्टेज में ये सारी कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं कायदे से। ये देखिए, ये 3 स्टेजेस में ये पूरा कार्यक्रम है। और उसके बाद जो एक एस कार्ड हमास ने अपने पास रखा है, एस कार्ड लास्ट में उसने एक अपेंडिक्स जोड़ा है इन 3 स्टेजेस के बाद। उस अपेंडिक्स में उसने कहा है कि हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि किसी भी तरीके से 1500 फिलिस्तीनी कैदी कम से कम इन 3 स्टेजेस में रिलीज हों। टोटल नंबर ऑफ पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स इन इजरायली जेल्स इज अराउंड 3.5। उसमें एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो रेजिस्टेंस के कामों की वजह से जेल में नहीं है और अन्य कारणों से है, उसमें हर तरह के लोग हैं। लेकिन जो इसने कहा है 1500 जो कैदी हैं जो हमारे रेजिस्टेंस के हैं, उनको रिलीज होना चाहिए। और उसमें भी सबसे बड़ी बात यही, देखिए इसका एक तरह का वो है क्लाइमैक्स है कि सबसे बड़ी बात कि उसमें 500 कैदी ऐसे होने चाहिए उन 1500 में जिनको इजराइल ने लाइफ सेंटेंस या उम्र कैद या मतलब मृत्यु की सजा दी। मृत्यु की सजा दी जो फांसी की सजा पे हैं, या जो उम्र कैद की सजा में 500 ऐसे कैदी हैं जिनको ये छुड़ाने की बात की। पहले 2 स्टेजेस में एक चीज़ मैं मेंशन करना भूल गया था कि जो पैलेस्टीनियन कैदियों का जो एक उसने हमास ने लिखा है कि स्पेसिफाइड नंबर कि हम तय करेंगे फर्स्ट और सेकंड स्टेज में कितने आप कैदी रिहा करेंगे, तो उसमें उसने चिल्ड्रन, विमेन, उसको फर्स्ट 2 स्टेजेस में इंक्लूड कर लिया। अब ये जो थर्ड स्टेज में जो 500 जो कैदी उम्र कैद और उस तरीके जिनको इजराइल गंभीर जघन्य अपराधी मानता है, लेकिन हमास उनको फ्रीडम फाइटर्स मानता है, और कोई भी आज़ादी की लड़ाई को जो मानता है वो उनको फ्रीडम फाइटर्स मानेगा, उनकी रिलीज की बात हमास ने की है। अब और उसने कहा है कि तीसरी जो वो है जो तीसरी स्टेज है, उस तक जो सारी बात है एक परमानेंट सीज फायर की, वो सारी बातें थर्ड स्टेज तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। अच्छा, जो मैंने पहले कहा फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, मतलब फर्स्ट और सेकंड स्टेज में खासतौर पे कि इजरायली फोर्सेस का विड्रॉल, उसमें ये इंक्लूडेड है कि इजराइल बॉम्ब नहीं करेगा। ऑफ कोर्स, मतलब वो तो जब फोर्सेस हटने की बात है तो हवाई हमले भी इजराइल नहीं करेगा। एक भी अगर हवाई हमला हुआ तो फिर इस ट्रूस को ख़त्म माना जाएगा, और इसकी गारंटी अमेरिका और तमाम पश्चिमी देश ले, क्योंकि अमेरिका कूद रहा है कि हम इजराइल की तरफ से गारंटी लेते हैं, हम इजराइल की तरफ से गारंटी लेते हैं। तो उसके बारे में कहा गया है कि नहीं, किसी भी तरीके से अगर अमेरिका को गारंटी लेनी है तो वो इस चीज़ की ले। अभी देखिए, ये फ्रेमवर्क हमास ने प्रेजेंट किया है, ये इजराइल ने मान लिया हो, अमेरिका ने मान लिया हो, ऐसा नहीं है। अभी केवल उसने ये चीज़ प्रपोज किया। अभी इसमें एक काउंटर
वो लोग भी अपना एक काउंटर ऑफर देंगे, फिर इधर से शायद एक और ऑफर जाए, ये सारी चीज़ें। लेकिन हमास ने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी है कि उसको क्या चाहिए, नो बमबारी, नो वॉर, उसको अपने जो सिविलियंस हैं उनके जान माल की चिंता है। पूरी तरह से वो जो विस्थापित लोग हैं उनको फिर से विस्थापित किया जाए, अस्पताल उतने ही बनने चाहिए, स्कूल्स बनने चाहिए, और जो प्रोटेक्शन है, जो पूरा जो मतलब इसको रोटी कपड़ा मकान कहते हैं, सारी चीज़ें गाज़ा की आम जनता को मिलनी चाहिए। ये हमास ने इंश्योर कर लिया है। अब देखिए जो एक और चीज़ है महत्वपूर्ण कि स्टॉपिंग द इनकर्जन्स एंड एग्रेशन बाय इजरायली सेटलर्स ऑन अल अक्सा मॉस्क। अल अक्सा की मस्जिद पे जो लगातार इजरायली सेटलर्स हमला करते हैं और उसको जुविश टेम्पल कहते हैं, और इजराइल की फ़ौजें उसमें लगी हैं और वो जुविश सेटलर्स की मदद करती हैं, फ़िलिस्तीनियों को नमाज नहीं अदा करने देती, ये तुरंत रुकना चाहिए। और तो 2002 में होता था, 2002 के पहले जो स्थिति थी कि उसमें इजराइल की फ़ौजें इस तरह से जेरूसलम में नहीं लगा करती थी और मुस्लिम्स की जगह वो मानी जाती थी, वो उस स्थिति पे लौटना होगा। जो जुविश क्लेम है कि ये टेम्पल है और हमारा टेम्पल है और उसमें एक दीवार है जिसको वो अपना टेम्पल मानते हैं, वहाँ तक जाते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पर रुकनी होंगी। The return of displaced persons to their residences in all areas of the Strip, ensuring the freedom of movement of residents and citizens by all means of transport। जैसे भी वो मतलब जहाँ थे वो वहाँ पर वापस आए, जितने भी विस्थापित थे, नॉर्थ गाज़ा से साउथ गाज़ा गए, साउथ गाज़ा से राफा गए, सब लोग अपने अपने घर, अपनी जहाँ रहते थे वहाँ लौटें, और जैसे मैंने कहा घर उनको मुहैया कराया जाएगा। एंड हिंड्रेंस इन ऑल एरियाज ऑफ द गाजा स्ट्रिप, कि किसी भी एरिया में उनको रोका नहीं जाएगा। इंश्योरिंग द ओपनिंग ऑफ ऑल क्रॉसिंग्स विद द गाजा स्ट्रिप, रिजम्पशन ऑफ ट्रेड एंड अलाउइंग द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड गुड्स विदाउट ऑब्स्टिकल्स। कि जो ट्रेड का फ्रीडम था, जो फिलिस्तीनी अपने सामान को बाहर ले जा सकते थे, बेच सकते थे, एक्सपोर्ट करते थे, बस जो जिस पे पूरी फिलिस्तीनी इकॉनमी चलती है। और फिलिस्तीनी इकॉनमी को लोग इसराइल से खैर कंपेयर नहीं हो सकता, बट जितना पर कैपिटा इनकम भारत का है लगभग उतना ही फिलिस्तीन का है। अब आप सोचिए, मतलब ये गाज़ा का, और वो उसका जो ट्रेड और एक्सपोर्ट सारी चीज़ें, उस पर सारे रिस्ट्रिक्शंस इसराइल नहीं लगाएगा। ये हमास की शर्त है। लिफ्टिंग एनी इजरायली रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ ट्रैवलर्स, पेशेंट्स एंड द वुंडेड थ्रू दी राफा क्रॉसिंग। राफा क्रॉसिंग में जितने भी आप तो जानते हैं कि बहुत सारे जो वुंडेड थे, जो इंजर्ड फिलिस्तीनी थे, वो इलाज के लिए गाज़ा के बाहर नहीं जा पाए, क्योंकि राफा क्रॉसिंग पे इसराइल ने कहीं ना कहीं अपना कब्ज़ा बना रखा था और वो वहाँ से अलाउ नहीं कर रहा था। या इसराइल का, खैर वो राफा क्रॉसिंग पे इसराइल का सीधे कब्ज़ा नहीं है, लेकिन वहाँ वो बॉम्बिंग कर देता था। उधर देखिए इजिप्ट का कब्ज़ा है, जो इजिप्शियन साइड है, और जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर है उसमें इधर फिलिस्तीनी अपने गार्ड्स रखते थे। लेकिन जब से ये लड़ाई शुरू हुई 7 अक्टूबर की, तब से इसराइल ने वहाँ पर कई तरीक़ों से कोशिश की कब्ज़ा करने की, नहीं कर पाया पूरी तरह से, लेकिन जो बॉम्बिंग कर देता है वैसे कोई भी चीज़ नहीं करेगा। राफा क्रॉसिंग पूरी तरह से खुली होनी चाहिए फिलिस्तीनियों के आने जाने के लिए। लिफ्टिंग एनी, हाँ, इंश्योरिंग ऑल वुंडेड मैन, विमेन एंड चिल्ड्रन आर अलाउड टू रिसीव ट्रीटमेंट अब्रॉड विदाउट रिस्ट्रिक्शन। कोई परमिशन, पहले क्या था, इजराइल से परमिशन लेनी पड़ती थी, अब कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, और जितने भी इस तरीके से जो इंजर्ड लोग हैं उनको अपनी ट्रीटमेंट के लिए उनको इजराइल नहीं रोकेगा। ये देखिए एक कॉम्प्रहेंसिव, मेरे ख्याल से सारे इसमें पॉइंट्स कवर हो गए हैं। और जो भी आपके सवाल हैं हों इसको लेके, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसको लेके जो भी सवाल आपके हों वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप पूछिए। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।